बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फरवत मलिक और मैं हूं अवैस इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पनामा लीक्स के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में JIT अपनी हतमी रिपोर्ट जमा करवाएगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जो कि मौसूल हो रही है बलोचिस्तान से। चमन की ईदगाह चौक में खुदकुश हमले में DPO साजिद खान अपने 2 मुहाफिजों समेत शहीद हो गए हैं। धमाके में 12 अफराद जख्मी हुए, जबकि सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल बासित हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अब्दुल बासित, बताइएगा क्या इत्तलात है? चमन धमाके में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बगरा रोड पर अब जो कुछ देर कबल एक खुदकश हमला हो गया है। खुदकश हमला जो है वो DPO गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें DPO समेत इसके 2 गनमैन जो है वो अब्दुल बासित हमें चमन से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया चमन के ईदगाह चौक में, जहां इतलात के मुताबिक खुदकुश हमले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद खान अपने 2 मुहाफिजों समेत शहीद हो गए हैं। धमाके में 12 अफराद के जख्मी होने की इतलात है, जबकि सिविल अस्पताल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पनामा हंगामा का अहम तरीन दिन आन पहुंचा। सबसे बड़े केस की सबसे अहम तहकीकात मुकम्मल हो गई। JIT अपनी 60 दिन की तहकीकात का निचोड़ कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगी। 13 सवालात की तलाश में 15 अहम शख्सियात की 31 पेशियां हुई। बयानात और दस्तावेजात की दिन रात छानबीन होती रही। वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज को भी तलब किया गया, जबकि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर आजम के कजन तारिक शफी से पूछताछ हुई। हतमी रिपोर्ट की तैयारी के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले भी मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान का इजलास हुआ, जिसमें इस रिपोर्ट के मंदरजात पर गौर किया गया और अब से कुछ ही देर के बाद JIT की जानिब से अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट की जाएगी। पनामा का अहम तरीन आज वक्त आ गया है। फाइनल राउंड है पनामा केस का और खत्मी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। तकरीबन 1 घंटा बाकी है। शरीफ फैमिली के बयानात हो, कतरी शहजादे का खत हो, दीगर दस्तावेजात हो, सब शामिल हैं। सब इसमें रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई है। JIT की जानिब से दिन रात काम किया गया है और उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। रिकॉर्ड का हिस्सा तमाम शवाहिद को बनाया गया है, खा वो बैरून मुल्क से हासिल किए हों या यहाँ 31 पेशियों के बाद बयानात हों तमाम तर जो जिनसे तफ्तीश की जानी थी उन अफराद के, ये सब के सब जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और उसके बाद अब ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अवाम की नजरें हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की इस अहम केस पर, इस अहम JIT रिपोर्ट पर। इस JIT रिपोर्ट के मंदरजात जब सामने आएंगे, फरीकैन को ये रिपोर्ट भी दी जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माविनत के लिए ये रिपोर्ट जो है वो बनवाई है, तफ्तीशी रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आज इसको जमा कराया जाएगा। सबसे बड़े केस की तहकीकाती रिपोर्ट है JIT की जानिब से। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा केस है जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराई जाएगी और तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। इसमें तमाम बयानात और शवाहिद को दस्तावेजी शक्ल दी गई है और उसके बाद ये रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए वक्त के बाद मुरतब कर दी गई है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मुल्क की तारीख के अहम तरीन केस का अहम तरीन दिन आन पहुंचा। किसे मिलेगी क्लीन चिट और कौन निकलेगा कसूरवार? JIT 60 रोजा तहकीकात की हतमी रिपोर्ट कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। JIT ने कतरी शहजादे हमद बिन जासिम से होने वाले खतो किताब के जायजे समेत पेश होने वाली तमाम शख्सियात के बयानात और शवाहिद को खत्मी शक्ल दे दी है। इसके अलावा बैरून मुल्क से हासिल होने वाले शवाहिद को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। जराये का कहना है कि JIT ने हतमी रिपोर्ट की तैयारी के लिए रात गए तक अपना काम जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट पेश करने से पहले JIT के 6 अरकान का अहम इजलास भी हुआ।
GIT में वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज, हसन नवाज, बेटी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, कजन तारिक शफी, नेशनल बैंक के सरबराह सईद अहमद, चेयरमैन नैब कमर जमात चौधरी, कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SCCP और साबिक चेयरमैन नैब मोहम्मद अमजद और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तफ्तीश से मुंसलिक अफसरान पेश होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला सुनाते हुए GIT को 13 सवालात की रोशनी में तहकीकात मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पनामा केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। आज GIT अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करेगी। दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही हैं कि GIT के अहम रुकन इरफान नई मंगी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और नैब हेडक्वार्टर्स में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और अब देखना यह है कि इन इतलात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या वर्डिक्ट सुनाती है, क्योंकि पनामा केस जिसने 1 साल से भी तवील अरसे तक पूरी पाकिस्तानी सियासत को अपनी लपेट में लिए रखा, उसके बहुत दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की जानिब से, चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दिन रात वजीर आजम पर करप्शन के इल्जामात आयद किए गए और अब देखना यह है कि शरीफ खानदान GIT के सामने खुद को डिफेंड कर सका है या नहीं। टकरा के कोर्ट में पेश होने के लिए जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। अताउर रहमान साहब, इससे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे इस सूरत हाल पर। आज जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? बात यह है कि ये रिपोर्ट जो है वो उन 13 सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 20 मई के अप्रैल के फैसले में सामने रखे थे और उसके बाद GIT मुकर्रर की गई थी। इन सवालात में गल्फ स्टील मिल कैसे कायम की गई, अजीज़िया मिल कैसे कायम की गई, लंदन के फ्लैट कैसे ख़रीदे गए, उनकी रकूम कहाँ से हासिल की गई, उनकी मनी ट्रेल क्या है, हुदैबिया स्टील मिल का मसला क्या है, और ये सारे वो और इस सिलसिले में मुतल्लिका गवाहान जो कि शरीफ फैमिली के जुमला अरकान पर, ख़ानदान के अरकान पर भी मुश्तमिल हैं और दूसरे इदारों के लोगों पर और रहमान मलिक जिन्होंने इसकी कभी बहुत पहले तहकीक की थी उनके बयानात पर मुश्तमिल हैं। ताहम एक सवाल बहुत ज़्यादा उठाया गया है मुद्दा अलैहान की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से कि हमारा जो दोबारा आपकी जानिब आएंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे अकबर S बाबर के पास जो कि तौहीन अदालत केस के मुतालिक मीडिया से बात कर रहे हैं। उन अकाउंट्स के जिसके ऊपर हमने इल्जामात लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई इल्जाम नहीं लगाया इमरान खान पे। हमने इल्जाम लगाया कि ये खुद बुर्द हुई है, हमने इल्जाम लगाया कि अरबों रुपए के घपले हैं, हमने ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं अभी आपके सामने कुछ नई गुजारिशात भी करूंगा जो कि मैंने पिछली दफा कहा था कि ये मुदस्तूर जब भागेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने, पब्लिक के सामने नई आगाही रखूंगा, नए सबूत लेके आऊंगा, नई शवाहिदात लेके आऊंगा और नए इंकशाफ करूंगा। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान आईनी इदारे के सामने सिरनगू नहीं होता और अपने अकाउंट्स नहीं जमा कराता, क्योंकि हमने कटहरे में उसको लाना है, हमने अरबों रुपए का हिसाब लेना है, चाहे वो जितना मर्जी भागे और छुपे और अदालत से भगोड़ा हो और इंसाफ से भगोड़ा, जो मर्जी कोशिश कर ले। तो हमने आज उनके वकील ने यह दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये केस सुने कंटेम्प्ट का। उन्होंने अपनी गुजारिशात जमा कराई हैं और अब इस सिलसिले में 19 जुलाई को मजीद कार्रवाई होगी जिसमें हमारे वकील तहरीक इंसाफ के जो इतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनका भरपूर और तफसील से इंशाल्लाह जवाब देंगे। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का केस का ताल्लुक है तो वहाँ उसकी भी आज पेशी हुई। उसमें जैसा कि पिछली दफ़ा इन्होंने वादा किया था और ये इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इन्होंने आज की तारीख में फिर वादा किया था कि ये अपने तमाम अकाउंट्स को जमा कराएंगे, तमाम तफसीलात जमा कराएंगे। इसके बरक्स आज उन्होंने फिर ये कहा कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में मिलता जुलता केस ज़ेर इल्तवा है और सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ केसेस में जो इन्होंने स्टे के पीछे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो पिटिशन जमा कराएं उसकी तफसीलात।
बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यह आपको बताया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर लटकती नाअहली की तलवार कुछ देर के लिए हट गई। इलेक्शन कमीशन ने तौहीनी अदालत केस का फैसला मौखर कर दिया है और कप्तान के वकील बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही चैलेंज कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात है? बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही चैलेंज कर दिया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर लटकती नाअहली की तलवार कुछ देर के लिए हट गई है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीनी अदालत केस का फैसला मौखर कर दिया। शाकिर अब्बास से इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। शाकिर, अपडेट कीजिएगा, क्या इत्तलात है इलेक्शन कमीशन से? फरवत, यहाँ आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ दो अहम केसों की समाअत थी। एक केस है उनका पार्टी फंडिंग केस के हवाले से जो पिछले 2-2.5 साल से जारी है, लेकिन उसकी केस के दौरान एक तौहीन अदालत सामने आई थी जिस पर इमरान खान आज केस की समाअत हो रही थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान पर नाअहली की लटकती तलवार कुछ देर के लिए हट गई है और कप्तान के वकील बाबर अवान की जानिब से तो दायरा कार ही चैलेंज कर दिया गया है। और ये सूरत हाल और फैसला जो कि आज दिया जाना था, क्योंकि पिछली समाअत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया था, क्योंकि कप्तान की जानिब से अभी तक जवाब जमा नहीं कराया गया था और उनका कहना था कि अब जवाब आए ना आए हमारा फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन आज की समाअत पर कप्तान के वकील बाबर अवान ने जवाब भी जमा करवा दिया है और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही चैलेंज हो गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी फैसला मौखर कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के हवाले से था और तौहीन अदालत केस भी था। इसके साथ साथ उन पर जो पार्टी फंडिंग के हवाले से केस भी ज़ेरे समाअत है। आज सारी इसी सूरत हाल पर, क्योंकि बहुत अहम केस JIT के हवाले से है, पेश की जाएगी और तकरीबन 1 बजे के करीब JIT के 6 रुकनी जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अताउर रहमान साहब, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। आप अभी ये देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो कि JIT की जानिब से पेश की जा रही है, 31 पेशियों के बाद मुख्तलिफ दस्तावेजात को, शवाहिद को, बयानात को मुरतब किया है, एक रिपोर्ट बनाई है JIT की जानिब से। लेकिन और ये दोनों ही फरीकैन को काबिल कबूल होगी, क्योंकि इसको बहरहाल फर्दर इसको चैलेंज तो किया जा सकता है, उस पर कानूनी रास्ते भी बहुत हैं, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये तो जब रिपोर्ट पेश होगी और इसके तमाम मंदरजात सामने आएंगे, 13 सवालात के जवाबात तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और पब्लिक में भी आएंगे, उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा और ख़त्मी और आखिरी फ़ैसला तो इसके बारे में बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने करना है और वही सबके लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन JIT के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का मुद्दा अलय खान इजहार कर चुके हैं और बहुत खुलकर कर चुके हैं, ख़ास तौर पर जिस माहौल में JIT अपने इजलास मुनक़्क़िद करती रही, जिन इदारों के कंट्रोल में रही, जिस तरह व्हाट्सएप का किस्सा हुआ, फिर हुसैन नवाज़ की तस्वीर का भी मामला लटका हुआ है और उस पर मुस्तज़ाद ये कि शरीफ फैमिली ये कहती है कि हमारा जो सबसे अहम गवाह था कतरी शहज़ादा, उससे जाकर बराह रास्त गवाही हासिल नहीं की गई और अगर एक मुल्ज़म के गवाह से पूरी तरह उस पर जरा कदा नहीं होती तो क्या वो इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे, ये शरीफ फैमिली का सवाल है। और दूसरी जानब से ये कहा जा रहा है कि कतरी शहज़ादे को कहा गया था कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी में आकर सवालात का जवाब दे, लेकिन उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की कानून के तहत नहीं हूँ, दूसरे मुल्क का शहरी हूँ। और एक मिसाल मौजूद है, 2009 में मार्क सीगल का जो बेनज़ीर के कत्ल के मुकदमे में था, उसके घर जाकर उससे बाकायदा जरा की गई थी और फिर 2015 में वो उसे अमेरिकन एम्बेसी में जाकर उसने वीडियो लिंक पर बयान दिया था। तो शरीफ फैमिली का कहना है कि कतरी शहज़ादे से भी उसके घर जाकर, जबकि उसने महल में आने की दावत दी थी, लेकिन बहरहाल इसके बारे में फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि क्या गवाही वाकई हासिल की गई या ना की गई और उसके महल में जाकर उससे जरा तकरीबन 4 खत लिखे गए और चारों खत के जवाब में कतरी शहज़ादी की जानिब से यही कहा गया है कि उनकी सहूलत के मुताबिक उनसे आकर बयान लिया जा सकता है।
जी हाँ, उसने ये भी कहा है कि खबर तो ये भी छपी है कि उसने कहा है कि मैं अपना जहाज़ भेज दूंगा, आप मुझे नाम दे दीजिए जो हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनका खैर मकदम करूंगा, उनके हर सवाल का जवाब दूंगा। और वो अपने खतूत की पहले ख़त की 2 बाकी ख़तों के ज़रिए तस्दीक भी कर चुका है। लेकिन इसके बारे में अब इसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या है? क्या कतरी शहजादे का मौक़िफ़ दुरुस्त है या JIT वाले जो नहीं गए उसके पास उनका ये ना जाना दुरुस्त था? इसकी कानूनी और मुज़मरात क्या हैं, ये फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जी अच्छा, अताउर रहमान साहब, एक फरीक की जानिब से जब JIT के बनने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी फैसले के सामने आने की बजाय एक JIT बनी जो कि एक मामले थी, सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट चाहिए थी, अलग से एक तफ्तीश के लिए टाइम दिया गया 60 दिनों का, लेकिन एक फरीक की जानिब से आगाज में मिठाई बांटी गई और उसके बाद बरहमी का इजहार हुआ और जो बातें JIT के हवाले से की गई थी उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो हुआ है और अभी आप देखिए इमरान खान के वकील बाबर आवान ये कह रहे थे, बरमला इस बात का इजहार कर रहे थे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात कही है कि बाइस्ड होना एक मुल्ज़म का हक है, एक फरीक का बाइस्ड महसूस करना कि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है वो किसी तअस्सुब पर मबनी है, इसका इजहार करना उसका हक है। लिहाजा अगर ये हक एक इमरान खान का है तो उसी तरह ये शरीफ फैमिली का भी है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार कर दिया है। अब इसका फ़ैसला, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट का पैनल करेगा, बेंच करेगा कि वो कितने बैच थे, कितने नहीं थे। अच्छा अताउर रहमान साहब, अगर शरीफ फैमिली का जो कतरी शहजादे वाला जो शेख हमद बिन जासिम के खत वाला मामला है, अगर उसे दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में और पाकिस्तान की समाजी तारीख में एक अजीबो गरीब और अनोखा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर एक शख्स रातों रात अमीर हो जाता है, करोड़पति हो जाता है और उससे हुकूमती इदारे उससे उसके जराए आमदन दरियाफ्त करते हैं तो वो किसी भी बैरून मुल्क से अपने किसी भी दोस्त का खत लाकर पेश कर सकता है। देखिए, बात यह है कि किसी भी बैरून मुल्क से किसी भी दोस्त का ख़त लाकर पेश करना आसान काम नहीं है, लेकिन एक मुल्ज़म को अपना गवाह, अपनी मर्ज़ी का गवाह पेश करने का हक़ तो कानून के और इंसाफ के तमाम तकाज़ों के तहत होता है, कानून इसकी इजाज़त देता है। अगर एक गवाह के तौर पर फरीक के एक मुखालिफ गवाह के तौर पर रहमान मलिक साहब पेश हो सकते हैं और नैब के सरबराहान पेश हो सकते हैं, तो ये जो केस है ये पाकिस्तान के अंदर का नहीं है, बैरून मुल्क का है। ये भी तो हो सकता है ना कि कतरी शहजादे का जो खत था JIT ने उसको मेनोवन तस्लीम कर लिया हो कि जो आप कुछ कह रहे हैं वो आपके खत में लिखा है और हमने आपके इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया। ये देखें, ये तो रिपोर्ट आने का मालूम होगा ना कि उसका जायजा लिया है और क्या JIT ने उसको वाकई एक गवाही के तौर पर कबूल कर लिया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तब रिपोर्ट जमा कराने में आधा घंटा रह गया, लेकिन JIT का इजलास अभी जारी है तो इस इजलास की भी कुछ मजीद तफसीलात ले लेते हैं। फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच। जावेद, क्या इतलात आ रही है? वो जारी था JIT के इजलास अभी किसी भी लम्हे जो है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि 1 बजे का वक्त है सुप्रीम कोर्ट में इस केस समाप्त का और JIT ने अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलना भी है जुडिशल अकेडमी से सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो JIT तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, अपनी रिपोर्ट भी हो चुकी है, उसका जायजा लिया जाना था वो भी जायजा भी मुकम्मल हो चुका है और अब किसी भी वक्त जो है वो वाजिद जा की जेरे सरबराही JIT के अरकान सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। आज JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करनी है, जिसमें हमारे जराये का कहना है कि जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज समेत दीगर शख्सियात के जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उनको भी हिस्सा बनाया गया है इस रिपोर्ट का, जबकि जो उनके सवालात किए गए थे, जो उनकी तरफ से जवाबात आए थे, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इसी के साथ साथ जो JIT ने कार्रवाई की थी कतरी शहजादे से राब्ते के लिए, उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए, और उनकी तरफ से जो जवाब आया था JIT को, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि JIT 2 माह में क्या क्या कार्रवाई की है।
ठीक है, जावेद बलोच हमारे साथ ही रहेगा। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है राना अरशद साहब से, मुशीर हैं वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह ख्वाजा साद रफीक की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से तनकीद की गई है JIT के अरकान पर, जिस पर PTI के लोगों का यह कहना है कि आप लोगों का ये लबो लहजा इस बात की दलील है कि कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं ये अर्ज देता हूँ कि ऑनरेबल 5 जजों ने जो JIT बनाई, हमारे लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन आईने पाकिस्तान हमें हसन और हुसैन साहब को ये हक का प्रिविलेज देता है कि हम अपने तफसीलात का इजहार कर सकें। सो हम उनके खिलाफ कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया हमने उसको मनवान तस्लीम किया। अब इशू ये है कि 13 सवाल जो जजेस की मैं समझता हूँ कि पैनल ने JIT को दिए, तो आप खुद देखें कि वो उनसे हटकर कहां पर घूम फिर रही है, कहां पर वो हसीतिया मिल की तरफ जाती है, वो चोरी शुगर मिल की तरफ जाती है। आप देखें कि SPR के जो रूल है, आफ्टर 5 ईयर रिकॉर्ड जो है वो किस तरफ चले जाता है, और वो 40 साल का हमसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं और वो 1970 से पहले का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। आप देखें कि इत्तेफाक फाउंड्री और शरीफ फैमिली का जो इफ्तार है वो 5 दफा हो चुका है, और ये 5 दफा जो। अच्छा राना साहब, आपकी ये सारी बातें दुरुस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है मीडिया पर कि जिस तरह कहा जाता है कि मियां शरीफ ने कैश में इन्वेस्टमेंट की थी कतर जाकर, लेकिन मियां शरीफ के पासपोर्ट पर कतर का कोई वीजा तक स्टैंप नहीं है, ये कहना है फवाद चौधरी का। मैं समझता हूँ कि वो हमें नसीहत, हमें रास्ता दिखाने की बजाय वो खुद अपने इमरान न्याई साहब से पूछ लें कि जो हमारे ऊपर तो ऑफशोर कंपनी का इल्जाम लगाते और बड़े बड़े लेते में बातें करते थे, और खुद वो भूले हुए थे कि 1984 में उनकी भी ऑफशोर कंपनी है, फिर ससुरालियों के जाकर शहर में उसको एक्सपोज करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज मियां नवाज साहब से आप इलेक्शन कमीशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स देख लें, वो 1997। लेकिन राना साहब, आपकी ये सारी बातें फवाद चौधरी के सवाल का जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो है वो खुद एक इंटरनेशनल लोटे हैं, लोटा नहीं होता पार्टियां बदलने वाला और मौसम कश है। फवाद चौधरी तो बताए तो उसकी तो शख्सियत जो है वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, और फवाद चौधरी के सवालों का जवाब देना हम समझते हैं कि हम तो उसे इस काबिल ही नहीं समझते। बाकी जो JIT का हुक्म था हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज साहब ने इसको पहले भी ऑन किया था, फैमिली ने भी ऑन किया। 70 साल तारीख में आज तक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इफ्तार नहीं हुआ था। फवाद चौधरी के सवालात अहम हो या ना हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 सवालात पूछे थे, आप वो तो समझते हैं कि उनका तसल्ली बख्श जवाब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। जी मैं अर्ज करता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो 13 सवाल किए हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया है। हमने रूल पैरामीटर को के मुताबिक उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया है, पहले भी हमने किया था, अब किया है, और हम पक्को रखते हैं कि विद इन पैरामीटर्स। देखिए जी, JIT जो है उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट करना था, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, और ये पाकिस्तान की पहली JIT है जो खुद ही वादा माफा बनाते हैं, वो जवेद अली को थ्रेट करते हैं, वो मैं समझता हूँ नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को 13 घंटे बैठाकर थ्रेट करते हैं। उनका काम था एविडेंस लेते, वो मटेरियल कलेक्ट करते, थ्रेट करना, और वो देखना अमजद ज्ञानी साहब है वो नैब के चेयरमैन थे जब परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाया था, सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली और बिल्कुल ठीक है। राना अरशद साहब हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हम रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी। जहांजेब, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इंतहाई अहम दिन है। सियासी रहनुमाओं का जो आमद है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले
तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक यहाँ पर पहुँचे हैं, शफकत महमूद। इसी तरह से जो है वो अब क्योंकि टाइम जो करीब आता जा रहा है तो गहमा गहमी जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पे काफ़ी सख्त किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। अब से थोड़ी देर पहले अरसला सलीम जो कि खातून पुलिस अफसर हैं और ये बुनियादी तौर के ऊपर मरियम नवाज़ जब GIT के सामने पेश हुई थी, उनको सलूट मारने के मामले के ऊपर काफ़ी शोहरत हासिल की उन्होंने, वो भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले आई। उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा लिया। तो इस वक्त जो है गहमा गहमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जस्टिस इजाज़ुल खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज पानामा अमल दरामद केस की जो है वो समाअत करने जा रहा है। आज GIT जो है वो हतमी रिपोर्ट पेश करेगी 60 दिनों की, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 13 सवालात GIT को दिए थे कि उनके जवाब तलाश करे, उस हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने, जिसके सरबराह थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था। इस फैसले में 2 जजेस ने तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शादी को उम्मीद ना होने के बायस नाअहल करार दिया था। ताहम जो 3 केस 2 जजेस थे उन्होंने अपने फैसले में ये कहा था कि पानामा केस जो है इसमें अभी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। इसके लिए 6 रुकनी GIT बनाई गई। उस GIT के हेड जो हैं वो FIA के एडिशनल डायरेक्टर को लगाया गया। इसी तरह ISI, MI, SCCP, स्टेट बैंक और NAB जो है वो उनसे भी एक नुमाइंदा जो है लिया गया। 60 दिन दिए गए थे GIT को अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के लिए। GIT ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 5 मई को GIT बनी, 7 मई को जो है वो GIT ने अपना बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पहला इजलास इतवार के दिन जुडिशल अकेडमी में किया। इसके बाद 22 मई को जो है पहली 15 रोज़ा अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने GIT की 15 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट को तसल्ली बख्श करार दिया। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो है वो रिपोर्ट अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो 7 जून को दाखिल की गई। तीसरी 15 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो 22 जून को दाखिल की गई। अब हतमी और फाइनल रिपोर्ट जो है GIT के सामने वो आज पेश की जानी है। 6 रुकनी GIT ने तहकीकात क्या की और कहाँ तक उन तहकीकात में किन किन जो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया और जो है अब तक जो है वो GIT क्या पनामा केस को साबित कर सकी है या नहीं, इसका फैसला जो है अब से थोड़ी देर पहले उस रिपोर्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके बाद जो है आइंदा का जो है वो तरीक़ाकार तय करेगी। बाद सुप्रीम कोर्ट में GIT की जानिब से इमरजेंसी से आपको खबर दें, इलाका चेक पोस्ट के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आई ईडी धमाके के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। शहीद होने वाले एहलकारों में नायक इस्माइल आफरीदी और सिपाही हकीम गुल शामिल हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है कोरम एजेंसी से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED धमाके के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि इत्तलात के मुताबिक 5 एहलकार जख्मी हो गए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवर शाह से। अनवर, ये वाकया कब पेश आया? जी बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे के बाद पाक अफगान के करीब लकड़िया चेक पोस्ट के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद हो गए थे। अब इसकी मदद के लिए जाने वाली दूसरी गाड़ी पर भी IED धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जिसके अलावा इसी मुकाम पर ही तीसरा IED धमाका हुआ है, उसमें 1 एहलकार जख्मी हुआ है। सरकारी जराये के मुताबिक 3 धमाकों में 2 अफराद शहीद और 5 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को सदर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा इस इलाके में पाक अफगान सरहद के करीब पूरी इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और सब अपसंदीदा हाल जारी है। जी बहुत शुक्रिया अनवर शाह रुखसई से हमें अपडेट कर रहे थे। मेयर कराची वसीम अख्तर को सिंध हाई कोर्ट में PSP कारकुन ने घेर लिया। वसीम अख्तर के सामने मुस्तफा कमाल के हक में नारेबाजी की गई। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने नौजवान को हिरासत में ले लिया है। मुस्तफा कमाल के हक में नारेबाजी करने वाले शहरी की मीडिया कवरेज पर मेयर कराची सहाफियों पर बरहम हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां मेयर कराची को सिंध हाई कोर्ट में PSP कारकुन ने घेर लिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद शाह, बताइएगा क्या माजरा है? जी बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में सफाई की अक्सर सूरत हाल और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ MKM की दरखास्त की समाअत थी, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। समाअत के बाद
वसीम अख्तर के सामने मुस्तफ़ा कमाल के हक में नारेबाजी, और उसके बाद मीडिया ने जब उस शख्स को कवर किया तो उस पर भी मेयर कराची काफी बरहम नजर आए। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया है। मुस्तफ़ा कमाल PSP के सरबराह के हक में नारेबाजी की गई थी। ये कारकुन क्या नारेबाजी कर रहा था, ये नौजवान क्या नारेबाजी कर रहा था, ये आपको भी दिखाते हैं। कमाल ही कमाल है, मुस्तफ़ा कमाल है। कमाल ही कमाल है, मुस्तफ़ा कमाल है। कमाल ही कमाल है, मुस्तफ़ा कमाल है। कमाल ही कमाल है, मुस्तफ़ा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त लिए चलेंगे। में जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शिकस्त है, जिन लोगों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि उनके साथ दलाइल ख़त्म है और वो हक़ पर नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, डे वन से मैं आया हूँ और सबसे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हाज़िरी दी और अपना केस यहाँ पर लाया था कि इस मुल्क में करप्शन के ख़ात्मे के लिए ईवानों ने भी अपने किरदार अदा नहीं किए। हुकूमत तो ख़ुद इस दलदल में फंस गई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही में हो। मैं अपने भाइयों से और आप तमाम पाकिस्तानियों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर इंसान ने चाँद पर कदम रखा है और तरक्की कर रहा है, सारी दुनिया तरक्की की तरफ गामज़न है और पाकिस्तान करप्शन के दलदल में फंस गया है। इस दलदल से अपनी कौम को और अपने मुल्क को और अपने इदारों को निकालना, ये हम सब का मुश्तरक ज़िम्मेदारी है। हम बादशाहत और किसी फ़र्द की हुक्मरानी की बजाय इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा करने की बजाय अब फैसला ही दी जाए ताकि ये सारा आरिया पार हो जाए, ताकि कौम को भी सुकून हो जाए। और इस केस के बाद ये इंतहा नहीं है, ये एहतसाब का इब्तिदा है। अगरचे कुछ लोग तो अभी रोना धोना उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पनामा स्कैंडल में और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। हम ये चाहेंगे कि ये फ़ैसला इख्तिताम तक पहुँचे तो फिर उन दूसरे किरदारों की भी निकाब कुशाई और उनके चेहरों से भी पर्दा उठाने का वक़्त इंशाअल्लाह ताला आएगा। भाई जो इन्वाल है और जो इन्वाल नहीं है, वो सर के ऊपर जितने भी बाल हैं तो हिजामत के बाद पता चलेगा, सारे आपको झूली में नज़र आएंगे। इसलिए अभी कबल अज़ वक़्त है। लेकिन यहाँ अगर करप्शन है तो जिन्नात ने तो नहीं की है, इंसानों ने किया, और इंसानों में उन लोगों ने किया जिनके साथ इख्तियारात थे, जिन्होंने अपने मनसब का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया है। मैं अब फिर कहूँगा कि मैं सबका एहतसाब चाहता हूँ और फिर कहूँगा कि अगर 20 करोड़ आवाम के लिए 5-6 हज़ार लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ लगे और अडियाला जेल जाएँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सिराज खान साहब, एक बात बता दीजिएगा कि PMLN के तमाम लीडरान समेत डॉक्टर आसिफ करमानी का ये कहना था कि जब तक कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं होता, हम किसी सूरत में भी इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे और हम खैबर से कराची तक और पंजाब तक जो है वो कॉल देंगे। एक कॉल गीदड़ देता है और एक कॉल जब शेर देगा तो फिर देखा जाए। इसके बारे में थोड़ी सी देखिए, करमानी साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये एक यूनिवर्सल तरीक़ा है सारी दुनिया में कि कोई भी फ़रीक गवाह पेश करता है तो उसका लाना, उसका पहुंचाना अदालत की ज़िम्मेदारी नहीं होती है या फ़रीक़ मुखालिफ की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये तो उस फ़रीक की ज़िम्मेदारी है। अगर वो उसका पार्टनर है, ज़ाहिर है वो कारोबारी पार्टनर है, तो अपने पार्टनर को यहाँ हाज़िर करना ये हुक्मरान ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है। तो उनको बताते कि इस्लामाबाद में अच्छा शिकार है और यहाँ तीतर है और यहाँ बटेर है, तो आ जाते। इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ना अदालत की ज़िम्मेदारी है।
आपकी दरख्वास्त है, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? और अगर नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर के हक में आता है या बाकी लोगों के हक में, तो फिर आप देखिए, मेरी ख्वाहिश और दुआ तो यही है करप्शन के खिलाफ फैसला आ जाए, इसलिए कि करप्शन मौजूद है, करप्शन इदारों में है, करप्शन के नतीजे में लोगों ने दौलत को लूटकर बाहर के मुल्कों में मुंतकिल किया है, करप्शन के नतीजे में बाहर बड़े बड़े आलीशान कुटिया और बिल्डिंग बने हैं, करप्शन के नतीजे में लोगों ने बड़े बड़े प्लेट्स ली हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि करप्शन के खिलाफ फैसला आ जाए, और मैं यही कहता हूं कि मेरी इस सारी जद्दोजहद का महवर करप्ट सिस्टम है, करप्शन फ्री पाकिस्तान है। हमारी जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ जारी रहेगी, कानूनी दायरों में भी और अवामी सतह पर भी। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल पर न्यूयॉर्क टीवी आपको लम्हा व लम्हा अपडेट रखेगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हमें ज्वाइन किया था और रहमान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यू न्यूज़ के साथ रहिए।